Myself, Dr. Mamta Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत हम आज क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझा था। उसी कंटिन्यूटी में आज हम भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ या उसके जो भी कारण रहे, उससे पहले हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि युद्ध के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1941 में जब जापानी सेनाएं वर्मा में भारत की सीमा तक आ पहुंची थी, तो ब्रिटिश सरकार को ये चिंता हुई कि जापान के संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा का कार्य भारत की राजनीतिक शक्तियों के सहयोग से ही संभव है। अतः प्रधानमंत्री चर्चिल ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और मई 1942 में क्रिप्स के द्वारा अपनी योजना पेश की गई, जिसके दो भाग रखे गए, अंतरिम योजना और दीर्घकालीन योजना। योजना में युद्ध समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, लेकिन युद्ध होते रहने तक सुरक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रहने के लिए कहा गया। उस समय युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि किसी भी दीर्घकालीन योजना की अपेक्षा तत्कालीन योजना में ही अधिक रुचि हो सकती थी और कांग्रेस सुरक्षा विभाग के संबंध में क्रिप्स मिशन के प्रबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अतः गांधी जी ने क्रिप्स योजना को पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक की संज्ञा दी थी, अर्थात दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बुनने वाला चेक। ये संज्ञा गांधी जी के द्वारा उनको दी गई। इस तरह से कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन के अस्वीकार होने के बाद भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ, उसके बहुत सारे कारण देखने को मिले। फर्स्टली हमने बात की क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा। चूँकि क्रिप्स मिशन को एकदम वापस लिए जाने और सर क्रिप्स को एकदम इंग्लैंड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा के वातावरण और इस विचार को जन्म मिला कि क्रिप्स मिशन से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलाप एक राजनीतिक धूर्तता मात्र थी। सेकेंडली, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वर्मा पर जापान की विजय के बाद वर्मा से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी कहानियाँ बताई कि अंग्रेज़ों और भारतीयों को वर्मा से भारत आने के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मिस्टर अणे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू मिस्टर डॉम के साथ वर्मा से भारतीयों की स्थिति देखने के लिए गए और उन्होंने बाद में अपने एक वक्तव्य में ये भी कहा कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि किसी घटिया जाति से संबंधित हो। अतः गांधी जी को ये सब सुन के बहुत अधिक दुख हुआ। थर्डली हम बात करते हैं पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। इस समय पूर्वी बंगाल में पूर्ण तरह से भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहाँ सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी प्रकार सैकड़ों देशी नावों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण परिवार पलते थे उनको वो सब सुविधाएं ना मिल पाई। फोर्थली हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कि आंदोलन का ये जो विचार था, उस समय वर्धा प्रस्ताव एक ऐसी बात थी जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में एक बैठक हुई। उसमें गांधी जी के इन विचारों का समर्थन किया गया कि भारतीय समस्या का हल अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने में ही संभव है। अतः 14 जुलाई को कार्य समिति ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया जो वर्धा प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। 8 अगस्त 1942 का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि
ये जो प्रस्ताव था इसमें ये कहा गया कि यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उनका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं में इसे और भी औचित्यता प्रदान की जाएगी और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के आदर्श के लिए आवश्यक है और इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है इसका जो प्रभाव पड़ा उसके अंतर्गत एक अगस्त रेवोल्यूशन और गवर्नमेंट रिप्रेशन, अगस्त क्रांति और शासन का दमन, इसके तत्पश्चात देखा कि कांग्रेस द्वारा संचालित पिछले 2 आंदोलनों में कांग्रेस द्वारा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया। लेकिन इस बार आंदोलन और दमन चक्र का क्रम विपरीत हो गया, क्योंकि गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व में एक बार वायसराय महोदय से बात कर ली जाए, लेकिन सरकार ने गांधी जी को इस प्रकार की बातचीत का अवसर भी नहीं दिया और 9 अगस्त को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः इन सब घटनाओं से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा अब तक किए गए आंदोलन का सबसे भीषण और भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया एक महानतम प्रयास था। लेकिन इस आंदोलन की कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण यह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1 कि आंदोलन के संगठन में बहुत अधिक कमियां थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था और इस प्रकार के जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत अधिक व्यापक तैयारियां करनी चाहिए थी। अतः आंदोलन के नेताओं द्वारा अपनी रणनीति निश्चित कर ली जानी चाहिए थी। इससे पूर्व की शासन उनको गिरफ्तार करे और उन्हें अज्ञात स्थान में चला जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की तैयारियां ना होने के कारण यह आंदोलन की कुछ कमियां के अंतर्गत आ गया। सेकेंडली हम देखते हैं कि सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी। भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसलिए भी असफल रहा कि देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी आंदोलन में सरकार के प्रति पूर्ण वफादार बने रहे और इसे शासन कार्य बेरोक टोक चलता रहा। थर्डली हम देखते हैं आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति। वस्तुतः आंदोलन की तत्कालीन असफलता आवश्यक थी, क्योंकि आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि थी। अतः आंदोलनकारियों को न कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के साधन थे। उनकी आर्थिक शक्ति भी ब्रिटिश शासन की तुलना में बहुत अधिक कम थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस आंदोलन का महत्व है और इस आंदोलन का महत्व बना रहा, क्योंकि यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के तत्कालीन रूप को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी जागृति पैदा कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक अपना महत्व रहा, कमियां होने के बावजूद भी। तत्पश्चात हम देखेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके अंतर्गत हमने देखा कि ये जो अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था, इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शक्तियां हैं ये इसमें एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने कार्य किया और 15 अगस्त 1947 को भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत गौरवपूर्ण घटना है और यह विदेशी शासन के एक युग का अंत ही नहीं बल्कि कष्टदायक संघर्ष के बाद भारतीय राष्ट्र का पुनर्जन्म था। अतः इसमें भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो सहायक तत्व रहे उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति
नंबर 2, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति हो गई। थर्डली, साम्यवाद का डर रहा इसके अंतर्गत, क्योंकि इतिहास बताता है कि किसी देश की जनता पर अधिक अत्याचार करने पर वह साम्यवाद की ओर प्रवृत्त हो सकती है। अतः ब्रिटिश सरकार साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने भारत में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान करना संभव समझा। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा और इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डॉक्टर इबार्ट के द्वारा ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्रता देने के लिए जोर डाला गया और ब्रिटेन को युद्ध जीतने में अमेरिका द्वारा बहुत अधिक सहायता प्रदान की गई थी। और जब युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा ब्रिटेन पर भारत की स्वतंत्रता के संबंध में दबाव डाला गया तो ब्रिटेन के लिए अमेरिका की बात को अस्वीकार करना संभव नहीं रहा। तो इस तरह से इंग्लैंड का दबाव भी रहा। इसी तरह सैनिक विद्रोह एक इम्पॉर्टेंट सहायक तत्व रहा, क्योंकि इसके अंतर्गत 1857 से लेकर 1945 तक भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन का कभी भी विरोध नहीं किया था, लेकिन 1946 में बम्बई में सेना द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह किया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भारतीय सेना भी उनके विरुद्ध हो रही है तो उन्होंने भारत छोड़ देने में ही अपना कल्याण समझा। इसी तरह से माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना, जब लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता की मांग की सांप्रदायिक बाधा भी नष्ट हो गई और इसलिए भारत को सरलतापूर्वक स्वतंत्रता प्रदान करने में सहायक रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में ये सहायक तत्व के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात हम देखेंगे कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और गांधी जी ने किस तरह से इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने एक सर्वाधिक योगदान उनका रहा है और उन्होंने 1919 में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उनके बाद वे जीवन पर्यंत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता बने रहे। और उनके आंदोलन में निम्न बातों ने योगदान दिया या निम्न बातों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि नंबर 1 कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। सेकेंडली, आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया। थर्डली, हमने देखा नवीन कार्यक्रमों का इसके अंतर्गत प्रतिपादन किया और इन कार्यक्रमों में उन्होंने एक अपने असहयोग और सविनय आंदोलन के अंतर्गत उनके द्वारा इस बात का भी प्रतिपादन किया कि भारतीय जनता के द्वारा अपने आप को ब्रिटिश शासन की शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों, अदालतों, उत्सवों आदि से अलग कर लिया जाना चाहिए। तो ये एक नवीन कार्यक्रम का प्रतिपादन इसके अंतर्गत हुआ। इसी तरह से रचनात्मक कार्यक्रम का प्रतिपादन भी इसके अंतर्गत हुआ, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही नहीं थी, बल्कि एक नवीन और सभी दिशाओं में उत्थानकारी भारत का अभ्युदय था। और इसी के अंतर्गत गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात भी कही। इसके अंतर्गत गांधी जी का मानना था कि राजनीति को महात्मा गांधी जी एक स्थायी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था राजनीति का आध्यात्मिकरण होना आवश्यक है। चूँकि गांधी जी एक आध्यात्मिक संत थे, उनके द्वारा तत्कालीन भारतीय जीवन की विशेष परिस्थितियों के कारण ही राजनीति में प्रवेश कर राजनीति का आध्यात्मिकरण किया गया। राजनीति के संबंध में वे हमेशा कहते थे कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वे ये नहीं समझते थे कि धर्म का अर्थ क्या है। उनका ये मानना था कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती और धर्म से पृथक राजनीति को उन्होंने मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी का नेशनल मूवमेंट, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, में योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है और गांधी जी ने अपने अथक प्रयासों से इसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से हमने देखा कि भारतीय राजनीति में
भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका किस तरह से रही। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 एंड डायरेक्टरी सिस्टम को समझेंगे, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन प्रणाली। धन्यवाद।